Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहली बार ये इंडिया में लाया गया इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से हमारे पास जीएसटी आया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी क्या है, जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें हम टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। जब हम टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देते हैं तो ऐसे टैक्सेस को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब जीएसटी आने से पहले, बिफोर जीएसटी, हमारे पास बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। कुछ सेंट्रल लेवल पे हुआ करते थे, कुछ हमारे स्टेट लेवल पे हुआ करते थे। जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारे पास एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था। सेंट्रल लेवल पे हमारे पास सर्विस टैक्स हुआ करता था। सेंट्रल लेवल पे हमारे पास सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था। सिमिलरली स्टेट लेवल पे हमारे पास वैट हुआ करता था। और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन आपके मतलब के लिए अभी मुझे जो जीएसटी समझाना है उसके लिए इतने काफी हैं। तो सेंट्रल लेवल पे एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। ये एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी सर? ये एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है? जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते थे तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा करता था। और जब आप इंटर स्टेट गुड्स सेल करते थे, इंटर स्टेट आप गुड्स सोल्ड करते थे, तो उस वक्त आपके ऊपर सीएसटी लगता था। सेंट्रल का मतलब क्या है कि इन टैक्सेस का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है? तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, से मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूं, तो पहले क्या होता था? पहले इस मोबाइल मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, हमें गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हमने ये मोबाइल सेल किया कि नहीं किया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्सेबल इवेंट था वो मैन्युफैक्चरिंग थी। गवर्नमेंट चेक करती थी कि भाई अगर तूने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं तो तुझे एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली जब हम पहले सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जैसे मैं आपको कोचिंग क्लास की सर्विसेज दे रहा हूं, तो इन सर्विसेज पे पहले क्या लगता था सर? इन सर्विसेज पे पहले सर्विस टैक्स लगा करता था। ठीक है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जब दूसरे स्टेट में बेचे जाते थे, दूसरे स्टेट में, जैसे हम यूपी के हैं और हम यूपी से गुड्स दिल्ली सेल कर रहे हैं या मुंबई में सेल कर रहे हैं, तो इसे इंटर स्टेट सेल बोलते थे। और इंटर स्टेट सेल पे गवर्नमेंट हमसे क्या लेती थी? सीएसटी लेती थी। ठीक है ना? ये गुड्स पे लगता था। तो बेसिकली गुड्स के ऊपर आपके पास दो एक्ट चल रहे थे, एक एक्साइज चल रहा था और एक सीएसटी चल रहा था। और सर्विसेज के लिए अलग से हमारे पास सर्विस टैक्स हुआ करता था। अब अगर
इंट्रा स्टेट गुड्स बिकते थे, अगर इंट्रा स्टेट गुड्स बिकते थे तो उसके ऊपर वैट लगती थी ऑन इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल मतलब विद इन द स्टेट, ऑन इंट्रा स्टेट सेल। इंटर मतलब दूसरे स्टेट पे, इंट्रा मतलब सेम स्टेट पे। तो अगर हम यूपी के हैं और यूपी में ही गुड्स बेचते हैं तो हमारे ऊपर वैट लगा करता था, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस जीएसटी से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स क्या करते हैं सर? मिस्टर एक्स दो काम करते हैं। एक, ये गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लेते हैं सर ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और मिस्टर एक्स इंटीरियर डेकोरेशन की एक कंपनी चलाते हैं जहां पर इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है। अब जब ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं तो इनके ऊपर दो तरीके के नहीं, तीन तरीके के लॉज लगते हैं। सबसे पहले इनको एक्साइज एक्ट के अंदर एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है क्योंकि इन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया है। सिमिलरली जब ये मोबाइल बनाएंगे तो उस मोबाइल को सोल्ड भी तो करेंगे। अगर ये उसकी सेल विद इन द स्टेट करते हैं तो इनको वैट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और अगर ये आउटसाइड द स्टेट इसको सेल करते हैं तो इनको सीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। इनको सीएसटी देना पड़ता है, क्लियर। सिमिलरली जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंटीरियर डेकोरेशन की, इसके लिए इनको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि एक बंदे को 4 एक्ट्स के अंदर, एक्साइज के अंदर, वैट के अंदर, सीएसटी के अंदर और सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते थे। 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते थे। चारों एक्ट की अलग अलग कंप्लायंसेस थी। तो उसके पास 4 एक्ट्स में उसे रजिस्ट्रेशन लेना है, उसे 4 एक्ट्स की कंप्लायंसेस करनी है, उसे 4 एक्ट्स के टैक्सेस पे करने हैं, उसे 4 टैक्स का असेसमेंट झेलना है। तो बेसिकली एक बंदे के ऊपर बहुत सारे कंप्लायंसेस लगते थे। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द ओल्ड रिजाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ओल्ड रिजाइम बोलेंगे। तो ओल्ड रिजाइम के अंदर एक बंदे के ऊपर बहुत सारे एक्ट्स लग रहे थे, बहुत सारी कंप्लायंसेस आ रही थी, जिसको उसको बिजनेस चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को ओवरकम करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि जो टैक्स हमने पेड किया है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैन बी एडजस्टेड, और यू कैन से सेट ऑफ फ्रॉम टैक्स कलेक्टेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड। जो गुड्स और सर्विसेज हमने सोल्ड करी हैं उन पे जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है उससे हम इसे सेट ऑफ करवा सकते हैं। दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम बोलते हैं ना इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देते हैं, मतलब हमारे ऊपर कोई भी बर्डन टैक्स का नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। मिस्टर ए हैं,
इन्होंने शर्ट परचेज करी है, इन्होंने शर्ट परचेज करी है ₹1000 की, और इस शर्ट पे टैक्स लगा है ₹120। जब ये शर्ट खरीद के लेकर आए तो इन्होंने 1120 रुपए अपने सेलर को दिए, जिसमें से 1000 रुपीज शर्ट का प्राइस था और 120 रुपए टैक्स का था। ध्यान से समझना, मिस्टर ए कौन है सर? मिस्टर ए शर्ट के डीलर हैं, शर्ट के डीलर हैं। बाद में इन्होंने यही शर्ट सोल्ड किया, इन्होंने यही शर्ट सोल्ड किया और इन्होंने पैसा चार्ज किया 1500 रुपए और अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया। मैं यहां पे इसको वर्ड लिख देता हूं कि हमने यहां पे टैक्स पे किया, और यहां मैं लिख देता हूं कि हमने टैक्स कलेक्ट किया। कितने रुपए का टैक्स कलेक्ट किया सर? हमने 180 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया, यानी कि टोटल कितने का हो गया? टोटल हो गया सर 1680 का। अब ध्यान से समझिएगा बात को, मिस्टर ए ने जो ये टैक्स कलेक्ट किया है, ये टैक्स का पैसा उन्हें गवर्नमेंट को पे करना है, ₹180 उन्हें गवर्नमेंट को पे करना है। इसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो मिस्टर ए का आउटपुट टैक्स कितने रुपए का है? आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम सेल पे कलेक्ट करते हैं। तो हमने सेल पे कलेक्ट किए हैं 180, तो हमें गवर्नमेंट को 180 रुपीज देने हैं। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हम जितना टैक्स पे करके आए हैं परचेस के वक्त, उसे हम सेल वाले टैक्स से एडजस्ट कर देंगे। तो मिस्टर ए ने जब शर्ट खरीदी थी तो उन्होंने टैक्स पे करा था 120 रुपीज का, तो इस 120 का ये एडजस्टमेंट क्लेम करेंगे। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? 120 रुपीज का। यानी कि इनकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी वो कितने रुपए की आएगी? इनकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो आएगी वो आएगी 60 रुपीज की। यानी कि ये गवर्नमेंट को कितने रुपए पे करेंगे? 60 रुपीज पे करेंगे। बोलो भाई, समझ में आई ये बात यहां तक की नहीं है? यहां तक की जो मैंने आपको बातें समझाई, ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं आगे बढ़ूं। अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं कि हो क्या रहा है। अभी तक मैंने जीएसटी स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स का बैकग्राउंड क्या है। अभी तक हमने बिल्कुल भी जीएसटी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है? अब ओल्ड रिजाइम में एक प्रॉब्लम था। ओल्ड रिजाइम में एक प्रॉब्लम था। ओल्ड रिजाइम में प्रॉब्लम क्या था? ओल्ड रिजाइम में प्रॉब्लम यह था कि जो सेंट्रल टैक्सेस थे उनका क्रेडिट अवेलेबल नहीं था फॉर द पेमेंट ऑफ स्टेट लेवल टैक्सेस। सिमिलरली जो स्टेट लेवल के टैक्सेस थे उनका क्रेडिट नहीं मिलता था फॉर सेंट्रल टैक्सेस, जिसकी वजह से क्या होता था सर? जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट आता था। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है सर? कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाने को हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट आता था। और कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या होता है सर? कैस्केडिंग इफेक्ट से महंगाई आती है, विच फर्दर लीड्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है? लेकिन जब जीएसटी रिजाइम आई तो हमारे पास सीमलेस क्रेडिट है।
जब जीएसटी रिजाइम आई तो हमारे पास सीमलेस क्रेडिट है, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पर्सन इन द चेन टू द लास्ट पर्सन ऑफ द चेन हर बंदे को क्रेडिट मिलेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक, मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं इस चेन के अंदर, उन सभी को जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, उन सभी को जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। दिस इज द न्यू रिजाइम। तो पहला जो ड्रॉबैक था ओल्ड रिजाइम का कि सर बहुत सारे टैक्स लॉस थे जिसकी वजह से एक असेसी के ऊपर काफी सारा बर्डन आ जाता था। अब इसको रिमूव किया जीएसटी लाके, मतलब कि गुड्स को भी जीएसटी के अंदर कवर किया, सर्विसेज को भी जीएसटी के अंदर कवर किया, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सबको जीएसटी के अंदर कवर किया। इसका मतलब अब हमारे पास अलग अलग एक्ट नहीं है, केवल एक एक्ट है जीएसटी। उसी में गुड्स कवर है, उसी में सर्विसेज कवर है, उसी में मैन्युफैक्चरिंग कवर है, उसी में होलसेल रिटेल सब कवर है। आपको अलग अलग टैक्सेस नहीं लगाने हैं, केवल एक टैक्स लगाना है, वो है जीएसटी। दिस इज द वन बेनिफिट, कंप्लायंस कम हो गई। दूसरा जो बेनिफिट हुआ जीएसटी लगाने का वो ये हुआ कि हमें सीमलेस क्रेडिट मिलना शुरू हुआ। पहले क्या होता था कि जो तुम एक्साइज पे करते थे वो केवल मैन्युफैक्चरर तक ही क्रेडिट ले पाती थी, मैन्युफैक्चरर स्टेज के बाद एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था। दूसरा, सेंट्रल लेवल के जो टैक्सेस थे उनका आप क्रेडिट केवल सेंट्रल टैक्सेस को पे करने के लिए कर सकते थे, स्टेट लेवल के टैक्सेस को पे करने के लिए नहीं कर सकते थे। सिमिलरली स्टेट लेवल का जो टैक्स है उसका क्रेडिट आप केवल स्टेट लेवल के टैक्स को पे करने के लिए कर सकते थे, सेंट्रल के लिए नहीं कर सकते थे। क्लियर है? तो इन सब चीजों को ओवरकम किया जीएसटी ने। दूसरी बात जो हमारी समझने वाली है, दूसरी बात जो हमारी समझने वाली है वो ये है कि हमारा जो जीएसटी है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स से हमारा मतलब क्या है? सर ये टैक्स लेवीड होता है ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट, ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए हैं, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए हैं जिसकी कीमत 1000 रुपये है और इस पे जीएसटी लगा है 1200 रुपये का। माल हो गया है सॉरी 120 रुपये का, माल हो गया है 1120 रुपये का। चलो मैं इसको 10,000 कर देता हूं। माल हो गया है 11,200 रुपये का। ठीक है, बी ने, अच्छा ए गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? सर ए की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 1200 रुपये की और इसके पास इनपुट में कोई भी क्रेडिट नहीं है, यानी कि ये गवर्नमेंट को पे करेगा 1200 रुपये। बी ने आगे सी को गुड्स बेच दिए हैं, वैल्यू रखी है इनकी 15,000 रुपये और इस पे जो जीएसटी लगा है वो लगा है 1800 रुपीज का, यानी कि कीमत हो गई है 16,800 रुपये की। आउटपुट टैक्स कितने का बना? सर आउटपुट टैक्स 1800 का बना और बी ए को 1200 रुपये देकर आया है जिसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि बी अब गवर्नमेंट को केवल 600 रुपये देगा। सी ने आगे डी को माल बेच दिया, कीमत रखी 25,000 रुपये और इस पे जीएसटी लगाया 3,000 रुपये का। माल हो गया आपका 28,000 रुपये का। आउटपुट टैक्स हमने कलेक्ट किया है 3,000 रुपये का और सी जो है वो गवर्नमेंट को पे करके आया है, सॉरी सी जो है वो बी को पे करके आया है 1800 रुपये, यानी कि गवर्नमेंट को अब ये कितने रुपए देगा? गवर्नमेंट को ये अब 1200 रुपये देगा। और डी हमारा अल्टीमेट कस्टमर था। जीएसटी हमने हर बार जो लगाया है वो एट द रेट ऑफ 12% लगाया है। अब अगर आप ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से अगर आप देखो
तो सबसे पहले ए ने सेल करी थी, ए ने कितनी वैल्यू ऐड करी थी सर? जितना भी माल था वो वैल्यू ऐड था 10,000 रुपए का, और 10,000 पे 12% के हिसाब से टैक्स लगा था 1,200 रुपए का। बी ने कितनी वैल्यू ऐड करी? बी ने कितनी वैल्यू ऐड करी सर? बी ने 10,000 का माल 15,000 में बेचा, यानी कि जो वैल्यू ऐड करी बी ने वो 5,000 ऐड करी। 5,000 का 12% अगर आप निकालो तो कितना आता है? 600। ध्यान से देखो कि उसने गवर्नमेंट को कितने रुपए का टैक्स दिया है? गवर्नमेंट को कितने रुपए का टैक्स दिया है? 600 रुपए का। ये 600 रुपए कैसे आ रहा है? इस 5,000 पे 12% का लगा। सी ने कितनी वैल्यू ऐड करी सर? सी ने 10,000 रुपए की वैल्यू ऐड करी, और 10,000 पे 12% अगर आप निकालो तो कितना आता है? 1,200। बात क्लियर हुआ कि क्यों इसको वैल्यू ऐड बोल रहे हैं? हर स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उतने पे टैक्स लग रहा है। पहली स्टेज पे 10,000 रुपए की वैल्यू लगी है, दूसरे स्टेज पे 5,000 रुपए की वैल्यू लगी है, और तीसरे स्टेज पे 10,000 की वैल्यू लगी है। 10 की चीज 15 पे बिकी थी, 15 की चीज 25 पे बिकी थी। जितनी वैल्यू बढ़ती गई उतनी वैल्यू पे टैक्स लगता गया। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ फंडा? दूसरी चीज, ए ने एक भी रुपए का टैक्स बर्डन बियर नहीं किया। ए ने एक भी रुपए का टैक्स बर्डन बियर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ए की सेल पे जो टैक्स लगा था वो उसने बी से रिकवर किया। बी ने एक भी रुपए का टैक्स बर्डन बियर नहीं किया। क्यों? क्योंकि बी की सेल पे जो टैक्स लगा था वो उसने सी से रिकवर किया। सी के ऊपर एक भी रुपए का टैक्स बर्डन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सी की सेल के ऊपर जितना भी टैक्स लगा था वो उसने डी से रिकवर किया। तो जो फाइनल कंज्यूमर है उसके ऊपर पूरे टैक्स का बर्डन आता है। जो फाइनल कंज्यूमर है उसके ऊपर पूरे टैक्स का बर्डन आता है। आपने गवर्नमेंट को कितने रुपए के टैक्सेस दिए हैं सर? 1,200 रुपए ए ने दिए हैं, 600 रुपए बी ने दिए हैं, 1,200 रुपए डी ने दिए हैं। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो तीनों को प्लस करोगे, रिजल्ट कितना निकलेगा? 3,000 रुपए। और ये पूरा का पूरा 3,000 का बर्डन किसने बियर किया है? इस पूरे 3,000 का बर्डन अल्टीमेटली जो बियर किया है वो फाइनल कंज्यूमर ने बियर किया है। फाइनल कंज्यूमर कौन है? डी। तो डी ने 25,000 रुपए गुड्स के भी दिए थे और 3,000 रुपए टैक्स के दिए थे। तो अल्टीमेट बर्डन जो है टैक्स का वो किसके ऊपर चला गया है? वो चला गया है सर डी के ऊपर। बोलो भाई, यहां तक फंडा क्लियर हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम जो माल खरीदते वक्त टैक्स देकर आते हैं उसका हमें क्रेडिट मिल जाता है। और ऐसा होने से जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर चला जाता है? वो हमारे फाइनल कंज्यूमर के ऊपर चला जाता है, यानी कि डी के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। चलिए, टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जिसका बर्डन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, हमें खुद बियर करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद अगला आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है सर? ये इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? रिग्रेसिव इन नेचर होता है।
रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या है कि आपकी इनकम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको टैक्स उसी रेट से देना पड़ेगा जिस रेट से सब लोग देते हैं, मतलब कि कांस्टेंट है। मतलब अगर शर्ट खरीदने जाता हूं मैं और शर्ट है 2000 रुपए की और उस पर 12% का जीएसटी लगता है, तो मुझे अपने सप्लायर को 240 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। मुझे अपने सप्लायर को 240 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। शर्ट की कीमत अगर 2000 रुपए है और इस पे जीएसटी लगता है एट द रेट ऑफ 12%, तो मुझे सप्लायर को 240 रुपए का जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि ये शर्ट मुझे 2240 की पड़ेगी। और यही शर्ट अगर मुकेश अंबानी खरीदने जाएंगे तो उनसे भी 12% का ही जीएसटी कलेक्ट होगा। मेरी इनकम में और मुकेश अंबानी की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जीएसटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इस फर्क को नजरअंदाज किया जाता है। दैट मीन्स कि आपका इनकम कुछ भी हो, हर एक पर्सन से कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्स लिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये रिग्रेसिव इन नेचर है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स होता है, वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। मेरी इनकम पे कम टैक्स लगता है और मुकेश अंबानी की इनकम पे ज्यादा टैक्स लगता है। ठीक है, इसके बाद फीचर्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के? सर ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्यों है? क्योंकि सर बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो इंडिया में सप्लाई करे जाते हैं और हर एक गुड्स और सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा रखा है। देयर आर सर्टेन गुड्स जिनको जीएसटी के एम्बिट से बाहर किया गया है, देयर आर सर्टेन गुड्स जिन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन बाकी सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो जीएसटी में कवर है। आप ये कह सकते हो देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट मतलब वो आइटम्स जो जीएसटी में कवर नहीं है। ज्यादातर सभी गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के अंदर कवर है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जीएसटी जो है वो टैक्स ऑन कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज है, मतलब कि गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर एक ही टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि पहले अलग हुआ करता था। गुड्स के ऊपर एक्साइज वैट लगा करते थे, सीएसटी लगा करता था, और सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगा करता था। लेकिन जीएसटी के अंदर ये कॉमन है, एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स है। मेरी सप्लाई पे जो भी टैक्स लगेगा वो टैक्स का बर्डन मैं अपने कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर दूंगा। मतलब मैं अपने कस्टमर से अपनी सप्लाई का पैसा भी रिसीव करूंगा और उस सप्लाई पे जो टैक्स लग रहा है उसका पैसा भी रिकवर करूंगा। तो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। सप्लायर के ऊपर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है, मतलब ये आप कह लो कोई टैक्स का बर्डन नहीं आता है, वो अपने टैक्स का बर्डन अपने कंज्यूमर के ऊपर, अपने कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच का मतलब क्या है? सर हम लोग अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं तो हम टैक्सेस पे कर देते हैं, लेकिन ये टैक्सेस हम गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, सप्लायर को देते हैं। तो हमें पता नहीं लगता है कि हम टैक्सेस दे रहे हैं। जैसे मैंने ये मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल 15,000 रुपए का है, इस पे 18% का जीएसटी लग गया। मैंने अपने सप्लायर को गुड्स का पैसा भी दे दिया और टैक्स का पैसा भी दे दिया, तो अब मेरे ऊपर टैक्स का डायरेक्ट पिंच नहीं आया। क्यों पिंच नहीं आया? क्योंकि मैंने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, मैंने कोई टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा नहीं करा। मैं तो गुड्स खरीदने गया था, गुड्स की कीमत भी दे आया, टैक्स का पैसा भी दे आया। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें हम गवर्नमेंट के पास खुद टैक्स का पैसा जमा कराने जाते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट पिंच, मतलब हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। इसके बाद ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये इन्फ्लेशनरी होता है। ऑब्वियस है सर, जो चीज के ऊपर टैक्स लग जाएगा वो उसकी कीमत बढ़ा देगा, और जब कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स है इन्फ्लेशनरी इन नेचर, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लग जाता है और उनकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके बाद वाइडर टैक्स बेस है। वाइडर टैक्स बेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कवर है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है जिनके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट लगा सकती है। प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। अब सर जीएसटी सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट कर रही है? सर ये तो नुकसान कर रही है, इन्फ्लेशन लेकर आ रही है, कीमतें बढ़ा रही है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक के ऊपर टैक्स का बर्डन डाल रही है। तो सोशल वेलफेयर कैसे हो रहा है? सर सोशल वेलफेयर ऐसे हो रहा है कि जो लग्जरी गुड्स हैं, जो सिन गुड्स हैं, उनके ऊपर जो टैक्स रेट है वो ज्यादा है, और जो नेसेसिटीज हैं
उनके ऊपर टैक्स रेट या तो बहुत कम है या तो है ही नहीं। जैसे जो फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। आप व्हीट खरीदते हो, राइस खरीदते हो, शुगर खरीदते हो, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर आप अल्कोहल खरीदते हो, एसी खरीदते हो, कार खरीदते हो तो इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। मतलब कि जो गरीब बंदा है वो लग्जरी गुड्स तो खरीदेगा नहीं, तो गरीब बंदा खाने पीने का सामान खरीदेगा, उसे एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति लग्जरी परचेज करता है, सिन गुड्स परचेज करता है, मतलब शराब वगैरह परचेज करता है, तो इसको उसके ऊपर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया है शराब का, लेकिन शराब के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। अभी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। शराब के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। मोटा मोटा बस आपको बस ये समझना है कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट करता है कि जो सिन गुड्स होते हैं उस पे जो टैक्स रेट होता है वो हाई होता है, जो नेसेसिटी होती है उस पे टैक्स रेट कम होता है, जो लग्जरी होती है उसके ऊपर टैक्स रेट ज्यादा होता है, और जो नेसेसिटी होती है उस पे टैक्स रेट कम होता है या तो नहीं होता है। रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। गुड्स चाहे हम खरीदें चाहे मुकेश अंबानी जी खरीदें, दोनों को सेम रेट ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझा दिया है। फीचर्स में किसी को डाउट है तो पूछो। बात करते हैं अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी की। सब बता दिया है मैंने आपको, बस मुझे बस एक बार रीड करना है। जीएसटी जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। अभी मैंने समझा दिया कैसे वैल्यू एड होता है। सर ये किसके ऊपर लगता है? चाहे आप मैन्युफैक्चर करो, चाहे आप सेल करो, चाहे आप कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करो, ये आपका वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी ऑफर्स comprehensive and continuous chain of tax credit from the producer's point, service provider's point up to the retailer's point or the consumer level, thereby taxing only the value added at each stage of the supply of chain. Comprehensive and continuous chain of tax credit मतलब पिछले स्टेज पे परचेज करते वक्त आपने जो भी टैक्सेस पे करे हैं उसे आप एडजस्ट करवा सकते हो अपनी सेल पे जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है उससे। इससे क्या होता है कि हमेशा जो वैल्यू ऐड होती है सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगता है। बी ने ए को 1200 रुपए का टैक्स दिया था तो हमने बी को 1200 रुपए का क्रेडिट दे दिया। सी ने बी को 1800 रुपए का टैक्स दिया था तो हमने सी को 1800 रुपए का क्रेडिट दे दिया। इसी तरीके से अगर ई आगे माल बेचता, सपोज कर लो ई आगे माल बेचता, डी आगे ई को माल बेचता और वैल्यू चार्ज करता 30,000 रुपीज, जिसपे जीएसटी लगता 3600 रुपीज, माल हो जाता 33,600 का, आउटपुट टैक्स निकलता 3600 का। डी सी को कितने रुपए का टैक्स देकर आया है? डी सी को 3000 रुपए का टैक्स देकर आया है। इसका उसे एडजस्टमेंट दे देंगे, यानी कि हम डी से केवल 600 रुपए का ही टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है केवल उसी वैल्यू पे टैक्स लग रहा है। डी ने ई को 5000 रुपए बढ़ा के माल बेचा है, 5000 का 12% आप निकालो तो 600 रुपए आएगा। तो जितना वैल्यू ऐड होगा केवल उतने ही वैल्यू पे टैक्स लगेगा। हम मान लें ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है, बी जो है वो मैन्युफैक्चरर है, सी जो है वो होलसेलर है, डी जो है वो रिटेलर है और ई जो है वो कस्टमर है। तो हमने सीमलेस क्रेडिट दिया। मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक हर बंदे को पिछले स्टेज पे जो टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मिलता है। बात समझ में आया? इसे बोला गया है कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। द सप्लायर एट ईच स्टेज, the supplier at each stage is permitted to avail the credit of the GST paid on the purchase of goods and or services and can set off this credit against the GST payable on the supply of goods and services to be made by him। तो तुमने जो गुड्स और सर्विसेज खरीदते वक्त टैक्स दिया था उसका तुम क्रेडिट ले सकते हो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते वक्त जो तुम टैक्स कलेक्ट करोगे उसमें से। Only the final consumer bears the GST charged by the last supplier in the supply chain। तो अगर E हमारा कस्टमर है, E हमारा कस्टमर है तो कस्टमर ने पूरे का पूरा 3600 रुपीस का टैक्स बर्डन बियर किया है। अगर आप इन सभी टैक्सेस को प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3600। मतलब हर सप्लायर ने जो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है अगर हम उसका सम कर लें तो सम निकल के आएगा 3600 और ये वही 3600 है जो कस्टमर ने बियर किया है लास्ट स्टेज में।
ये वही 3600 है जो कस्टमर ने बियर किया है लास्ट स्टेज में। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर जो अल्टीमेट टैक्स बर्डन है वो कौन बियर करेगा? कंज्यूमर बियर करेगा। Since only the value added at each stage is taxed under the GST, there is no tax on tax or the cascading of taxes under the GST system. GST does not differentiate between the goods and services and thus the two are taxed at a single rate. तो अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी स्टेज पे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, जबकि जब मैंने आपको पोजीशन बिफोर जीएसटी दिखाई थी तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद एक्साइज के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में भी कैस्केडिंग आ रही थी, क्योंकि जब वैट लग रहा था तो वो सेलिंग प्राइस और एक्साइज पे लग रहा था। क्लियर है मेरी बात? तो सर जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी है उसमें हमें दो बातें समझ में आई, एक कि जो टैक्स का बर्डन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर बियर करता है, दो ये जो जीएसटी है वो वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब जो वैल्यू हर स्टेज पे ऐड होगी केवल उसी पे टैक्स लगेगा। तीन, सर ये इसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आता है, जीएसटी की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आता है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है। बोलो भाई, यहां तक फंडा क्लियर हुआ? यहां तक फंडा क्लियर हुआ? ठीक है। इंडिया को जीएसटी की जरूरत क्या थी? बता दिया मैंने आपको इंडिया की जरूरत क्या थी। सर हमारे पास दो टैक्स चल रहे थे, गुड्स के लिए अलग टैक्सेशन था, सर्विसेज के लिए अलग टैक्सेशन था। दिखाया था मैंने आपको शुरुआत में। गुड्स के लिए हमारे पास एक्साइज और वैट हुआ करते थे, गुड्स के लिए हमारे पास एक्साइज था, वैट था, सीएसटी था, और सर्विसेज के लिए हमारे पास सर्विस टैक्स था। लेकिन जीएसटी के आने की वजह से गुड्स हो सर्विस हो सबके ऊपर एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन द स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। तो लग्जरी टैक्स वैट में नहीं आता था, एंटरटेनमेंट टैक्स वैट में नहीं आता था, लेकिन जीएसटी ने लग्जरी टैक्स को जीएसटी के अंदर ले लिया, एंटरटेनमेंट टैक्स को जीएसटी के अंदर ले लिया। कैस्केडिंग होती थी, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि जो सीएसटी था वो नॉन वैटेबल था। नॉन वैटेबल मतलब कि उसका आईटीसी नहीं मिलता था। इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू ऑफ इंपोजिंग द वैट, मतलब जब वैट निकाला जाता था तो एक्साइज की वैल्यू को इंक्लूड करने के बाद निकाला जाता था। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, इन दोनों को इंटीग्रेट नहीं किया हुआ था, दोनों अलग अलग चल रहे थे। सर्विस टैक्स अलग चल रहा था, वैट अलग चल रहा था, दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग था। तो एक व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइडर भी है और गुड्स का सप्लायर भी है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसे वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स के लिए नहीं मिल सकता था, सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट के लिए नहीं मिल सकता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। नो सेनवेट आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, इसका मतलब एक्साइज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक ही क्रेडिट ले पाती थी। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद जब हम होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर के पास जाते थे तो एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था। दीज वर दी ड्रॉबैक्स। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस। आइए बच्चों समझते हैं कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। मोदी जी ने जब जीएसटी अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन में एक ही टैक्स होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी। मतलब कि जो इतने सारे टैक्सेस चल रहे थे, एक्साइज चल रहा था, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो टैक्सेस चल रहे थे उनको उन्होंने एबॉलिश किया और उसकी जगह पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, देयर शुड बी वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। ऐसा मोदी जी ने बोला, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया वो डुअल मॉडल जीएसटी था। सर डुअल मॉडल जीएसटी क्या होता है? बच्चे बता रहा हूं, 2 मिनट का सब्र रखो। इंडिया ने डुअल मॉडल जीएसटी अपनाया। डुअल मॉडल जीएसटी में क्या है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी लेवी करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी से पैसा कमाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी से पैसा कमाएगी, यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स मिलके इंडियन की पब्लिक को लूटेंगी। ठीक है ना? तो इंडियन पब्लिक का बहिष्कार करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। इसको बोला है डुअल मॉडल जीएसटी। अब डुअल मॉडल जीएसटी में सप्लाई को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया।
सप्लाई वो इवेंट है जिसकी वजह से जीएसटी लगता है, तो सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई क्या होती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। सेक्शन नंबर 7 पूरा इसी पे डेडिकेटेड है, जिसमें हमें सप्लाई का मीनिंग बताया गया कि किन किन चीजों को सप्लाई बोला गया है, ठीक है ना। तो सप्लाई को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सप्लाई या तो इंटरस्टेट होगी या तो सप्लाई इंट्रास्टेट होगी। सप्लाई या तो इंटरस्टेट होगी या तो सप्लाई इंट्रास्टेट होगी। सर ये इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है? बच्चे इंटरस्टेट सप्लाई होती है जो आप दूसरे स्टेट पे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करोगे उसे इंटरस्टेट सप्लाई बोलेगा, और जो विद इन द स्टेट आप सप्लाई करोगे उसे आप इंट्रास्टेट सप्लाई बोलोगे। अब जैसे मान लो मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं और मैं दिल्ली में अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूं तो इसको इंट्रास्टेट सप्लाई बोला जाएगा। और अगर मैं दिल्ली का हूं और मैं अपनी सर्विसेज अपने गुड्स दिल्ली के बाहर सप्लाई करता हूं तो इसको इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा। अब इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर गवर्नमेंट ने आईजीएसटी लेवी किया है। क्या लेवी किया है? सर गवर्नमेंट ने आईजीएसटी लेवी किया है। ये आईजीएसटी किसका रेवेन्यू है? सर ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। सिमिलरली जब आप इंट्रास्टेट करते हैं तो आपके ऊपर दो टैक्सेस लगते हैं, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। ये सीजीएसटी क्या है? सर ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी कि ये रेवेन्यू जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, यानी कि जो भी हम सीजीएसटी पे करेंगे वो मोदी जी की पॉकेट में जाएगा, और जो हम एसजीएसटी पे करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के जो सीएम हैं उनकी पॉकेट में जाएगा। अब एक्चुअली में उनकी पॉकेट में नहीं जाएगा, वो सेंट्रल का रेवेन्यू और स्टेट का रेवेन्यू है। समझाने के लिए मैंने बोला कि सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है और एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमारे नेशन में कुछ तो यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिन्हें स्टेट डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो क्या यूनियन टेरिटरी में जीएसटी नहीं लगेगा? बच्चे लगेगा। अगर आपकी यूनियन टेरिटरी है, अगर यूनियन टेरिटरी है तो दो चीजें हो सकती हैं। यूनियन टेरिटरी के केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो यूनियन टेरिटरी के पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। अगर यूनियन टेरिटरी के पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर है तो वहां पर एसजीएसटी लगाया जाएगा, और अगर टेरिटरी के पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो वहां पर यूटीजीएसटी लगाया जाएगा। मतलब सर चार तरीके के टैक्सेस लाए गए, एक आईजीएसटी लाया गया, एक सीजीएसटी लाया गया, एक एसजीएसटी लाया गया और एक यूटीजीएसटी लाया गया। तो वन नेशन वन टैक्स नहीं आया सर, वन नेशन 4 टैक्सेस आए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। इसके साथ साथ एक टैक्स और आया है, जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। जीएसटी कंपनसेशन सेस नोटिफाइड गुड्स के ऊपर लगता है, ये नोटिफाइड गुड्स के ऊपर लगता है, सभी गुड्स और सर्विसेज पे नहीं लगता है। तो ये केवल और केवल नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाएगा, जिसे आप फाइनल में पढ़ेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सर टोटल कितने टैक्सेस लग गए? सर टोटल 5 टैक्सेस लगा दिए गए। एक आपका आईजीएसटी लगाया, आईजीएसटी किस पे लगेगा? सर आईजीएसटी लगेगा जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे। जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर हम आईजीएसटी लगा देंगे। जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे तो 2 टैक्सेस लगाएंगे, हम सीजीएसटी भी लगाएंगे और हम एसजीएसटी भी लगाएंगे। और अगर वो यूनियन टेरिटरी है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर तो एसजीएसटी की जगह पर हम क्या लगा देंगे? यूटीजीएसटी।
यानी कि जब विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई होगी और उस यूनियन टेरिटरी के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं होगा तो वहां पर हम सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाएंगे। सर इसका मतलब यह हुआ कि जब हम स्टेट के बाहर सप्लाई करते हैं तो एक ही टैक्स लगाते हो और स्टेट के अंदर सप्लाई करते हैं तो दो टैक्स लगा देते हो, मतलब हम पर आप डबल चोट लगाते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिएगा बात को, मान लेते हैं कि आप पेन के मैन्युफैक्चरर हैं, आप पेन के मैन्युफैक्चरर हैं और आप पेन सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और पेन पे मान लेते हैं जीएसटी का रेट है 12%, ठीक है। अब अगर पेन आपने आउटसाइड स्टेट सप्लाई किया, यानी कि आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी, तो बच्चे आईजीएसटी लग जाएगा। किस रेट से? सर आईजीएसटी लग जाएगा 12% से। एक ही टैक्स लगेगा, वो है आईजीएसटी। और जब आप पेन विद इन द स्टेट सप्लाई करेंगे, जब आप पेन विद इन द स्टेट सप्लाई करेंगे यानी कि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे, तो उस केस में मेरे बच्चे दो टैक्सेस लगेंगे। एक लगेगा आपका सीजीएसटी और एक लगेगा आपका एसजीएसटी। सीजीएसटी लगेगा 6% का और एसजीएसटी लगेगा 6% का। मतलब कि जो ये जीएसटी का रेट है 12% पेन का, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाएगा। आधा सीजीएसटी हो जाएगा और आधा आपका एसजीएसटी हो जाएगा। तो आपके ऊपर डबल टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, टैक्स एक ही लग रहा है 12% का, उसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। मतलब कि 12% का रेवेन्यू दो गवर्नमेंट ने शेयर कर लिया, सेंट्रल और स्टेट ने। यहां तक बातें क्लियर हुई? सर ये जो 5 हमारे पास टैक्सेस आए हैं, इसका मतलब कि हमारे पास 5 एक्ट होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा बच्चे आपने। हमारे पास अगर 5 टैक्सेस हैं तो हमारे पास 5 डिफरेंट एक्ट्स हैं जो ये टैक्सेस लेवी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने आईजीएसटी एक्ट बनाया है 2017 और ये आईजीएसटी एक्ट किसको लेवी करता है? सर ये आईजीएसटी को लेवी करता है। आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद सब गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट बनाया है 2017 और इसमें हम सीजीएसटी लेवी करते हैं। गवर्नमेंट ने एसजीएसटी एक्ट बनाया है, इससे हम एसजीएसटी को लेवी करते हैं। गवर्नमेंट ने यूटीजीएसटी एक्ट बनाया है और इससे हम यूटीजीएसटी लेवी करते हैं। जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट बनाया है जिससे हम जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाते हैं। वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हटा देते हैं। तो सर क्या हमें ये चारों एक्ट्स पढ़ने हैं? क्या हमें आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, क्या हमें ये चारों एक्ट्स पढ़ने हैं? बच्चे देखो, चारों में लगभग क्या सिमिलर बातें हैं। 99% सब में सिमिलर बातें हैं। हमें जो पढ़ना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। सारी बातें सभी एक्ट्स में कॉमन है, सेक्शन नंबर इधर उधर हो सकता है। अब आपको एसजीएसटी, यूटीजीएसटी क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? सर वो इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स का है और हम जो पेपर देने वाले हैं वो ऑल इंडिया का देने वाले हैं। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं करेगी, मतलब आईसीआई ऐसा तो नहीं करेगी कि यूपी के लिए अलग से पेपर बनाए, महाराष्ट्र के लिए अलग से पेपर बनाए, क्योंकि सर यूपी का जो जीएसटी एक्ट है वो थोड़ा अलग है, महाराष्ट्र का जो जीएसटी एक्ट है वो अलग है, क्योंकि वो तो स्टेट जीएसटी एक्ट है। लेकिन जो सीजीएसटी एक्ट है वो पूरे इंडिया के लिए कॉमन है क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। तो आपके एग्जाम में जो कवर है वो केवल और केवल सीजीएसटी कवर है। हमें एग्जाम के लिए जो पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है। तो मैं जितने भी सेक्शंस की बात करूंगा वो सारे सेक्शंस किसके होंगे? सीजीएसटी के सेक्शंस होंगे। क्लियर हो गई बात? तो जब सप्लाई में आपको बताऊंगा तो सप्लाई सेक्शन नंबर 7 में लिखी है, तो सेक्शन 7 वो किसका है? सीजीएसटी एक्ट का है। कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में लिखी है, किसकी है? सीजीएसटी एक्ट के। तो जितने भी सेक्शंस आगे आएंगे वो सभी सेक्शंस किसकी बात करेंगे? सीजीएसटी की बात करेंगे। तो मोटा मोटा आपको सिनेरियो क्लियर हुआ कि जो मोदी जी ने बोला था कि 1 नेशन 1 टैक्स, इतना बड़ा व्यक्ति, प्रधानमंत्री देश का, वो
सबके सामने आके नेशनल टीवी में आके झूठ बोल के गया कि सर वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स नहीं है सर यहां पर 4 अलग अलग टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगा रही हैं, दोनों ही पब्लिक के मजे ले रही हैं कैसे? क्योंकि उनसे पैसा वसूल कर रही है। क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है आपके पास बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या है, ये आप लोग सेल्फ रीड करेंगे, इसमें मैं आपको स्ट्रेस नहीं दूंगा। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी प्योर थ्योरेटिकल है, एक बार रीड कर लेना, कोई पॉइंट ना समझ में आए तो मेरे को मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग जीएसटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग जीएसटी, ध्यान से समझना मेरी बातों को। सर अगर जीएसटी इतना ही अच्छा था तो सर इसे पहले ही क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया गया? गवर्नमेंट ने पहले एक्साइज क्यों लगाई? गवर्नमेंट ने पहले सर्विस टैक्स क्यों लगाया? गवर्नमेंट ने पहले वैट क्यों लगाया? गवर्नमेंट ने पहले सीएसटी क्यों लगाई? गवर्नमेंट ने पहले लग्जरी टैक्स क्यों लगाया? गवर्नमेंट ने पहले एंटरटेनमेंट टैक्स क्यों लगाया? सर इन सब जगह सीधे वो पहले ही जीएसटी लगा देती ना। अगर जीएसटी इतना ही अच्छा है, इतना ही नेशन को फायदा देने वाला है, इतना ही बिजनेसमैन को फायदा देने वाला है, तो सर इसे इतना लेट क्यों लगाया? क्यों सर गवर्नमेंट ने देरी करी? देखो, गवर्नमेंट कोई भी जो टैक्स है वो तभी लगा सकती है जब उसे कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप करे। कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप करे तभी वो टैक्स लग सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप करे मतलब कि सर हमारे यहां इंडिया में जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट बनी हुई है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। इन लिस्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने मैटर्स लिखे हुए हैं कि किन मैटर्स पे टैक्स लगाया जा सकता है। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स लिखे हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स लिखे हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स लिखे हैं जिस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्सेस लगा सकती है। और मजे की बात यह है कि सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जीएसटी का जिक्र नहीं था। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जीएसटी का जिक्र नहीं था। तो सबसे पहला हमें जो काम करना था, गवर्नमेंट को काम करना था, वो ये करना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था। हमें इस अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसी पावर डालनी थी। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कहां होगा? सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा आपका पार्लियामेंट में। हमें पार्लियामेंट से मेजॉरिटी चाहिए थी, तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते थे, और पार्लियामेंट से मेजॉरिटी हमें मिल ही नहीं रही थी। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट ने कन्विंस किया पार्लियामेंट को कि हम किसी भी स्टेट का नुकसान नहीं होने देंगे, जीएसटी आने से नेशन का फायदा होगा। उन्होंने मेजॉरिटी ली। मेजॉरिटी लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया तो इसकी यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लगा सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी लगा सकती है। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया गया। तो गवर्नमेंट के सामने 2 इश्यूज थे। पहला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद हमें जीएसटी इंपोज करना था। ठीक है, आइए रीड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द जीएसटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ इन इंडिया। The Parliament can make law only with regard to the matters which are allowed as per the Constitution. Otherwise, the law made by the Parliament shall be called ultra vires. तो इसने क्या कहा कि पार्लियामेंट उन्हीं मैटर्स पे लॉ बना सकती है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें रजामंदी देता है। जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एग्री नहीं करता है, उसके लिए पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो वो लॉ अल्ट्रा वायर्स है, उसे आप एनफोर्सिएबल नहीं कर सकते। The Constitution consists of a preamble, 25 parts containing the 448 articles and the 12 schedules. ठीक है। India has 3-tier federal structure.
comprising union government, state government, and the local government. The power to levy taxes and duties is distributed among these three tiers of the government in accordance with the provisions of the Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टैक्सेस कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है और लोकल गवर्नमेंट लगा सकती है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? जो सिटी की डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जैसे मैं कानपुर में रहता हूं तो कानपुर यूपी के अंडर में आता है, तो यूपी गवर्नमेंट जो हो गई वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और कानपुर की लोकल गवर्नमेंट कौन सी हो गई? कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अगर आप से मुंबई में रहते हैं तो जो मुंबई की डेवलपमेंट अथॉरिटी, आई थिंक उसको शायद आप लोग एमसीए बोलते हो कि क्या बोलते हो, तो मुंबई की जो डेवलपमेंटल अथॉरिटी है वो मुंबई की लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो तीन लोग टैक्सेस लगा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, और आपकी लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। पावर टू लीवी टैक्सेस इमर्जेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टैक्स लगाने की पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। आर्टिकल 265 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जब तक लॉ आपको ऑथराइज नहीं करेगा तब तक आप टैक्स लेवी नहीं कर सकते, और लॉ का ऑथराइज करने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से आपके पास अथॉरिटी आनी चाहिए। आर्टिकल 245 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉस फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पूरे के पूरे इंडिया में किसी भी हिस्से के लिए या पूरे इंडिया के लिए लॉस बना सकती है। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे मेक लॉस फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो स्टेट के किसी भी हिस्से के लिए या फिर पूरे स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। आर्टिकल 246 it gives the respective authority to the union state for levying the taxes. Such authority is given in the 7th schedule of the Indian Constitution and there are 3 lists in the 7th schedule. तो आर्टिकल 246 ने सेपरेट अथॉरिटीज दे दी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि बाबू तुम लोग इनके ऊपर क्या कर सकते हो? टैक्सेस लगा सकते हो। और ये मैटर्स कहां पर लिखे हुए हैं? 7th शेड्यूल में लिख दिए गए हैं। तो 7th शेड्यूल की जो यूनियन लिस्ट है उसमें वो मैटर्स हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, यानी कि पार्लियामेंट टैक्स लगा सकती है, और टोटल 97 टैक्सेस हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो मैटर्स हैं जिनमें स्टेट टैक्स लगा सकती है, और ऐसे 66 मैटर्स हैं जिनके ऊपर स्टेट को पावर दिया गया है टैक्सेस लेवी करने का। सिमिलरली एक कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके अंदर वो मैटर्स हैं जिन पे स्टेट और सेंट्रल दोनों लोग मिलकर टैक्सेस लगा सकते हैं, और टोटल ऐसी 47 एंट्रीज हैं जिनके ऊपर स्टेट और सेंट्रल दोनों टैक्सेस लगा सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, किसी मैटर पे अगर स्टेट ने टैक्स लगाया और उसी मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगा दिया, तो सर स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स होगा वो एबॉलिश हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो प्रिवेल करेगा। से एक्स मैटर है, एक्स मैटर पे स्टेट ने भी टैक्स लगा दिया और सेंट्रल ने भी टैक्स लगा दिया, तो स्टेट का जो टैक्स होगा वो एबॉलिश हो जाएगा, जो प्रिवेल करेगा वो किसका प्रिवेल करेगा? सेंट्रल। यानी कि एक मैटर पे दो गवर्नमेंट्स टैक्स नहीं लगा पाएंगी। इसके बाद वो क्या कह रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज उसने बता दी कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी एंट्री है। एंट्री नंबर 82 है, ये इनकम टैक्स की बात करती है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एंट्री नंबर 83 है, कस्टम ड्यूटी की बात करती है। एंट्री नंबर 84 है, ये एक्साइज की बात करती है। किसके ऊपर एक्साइज लगेगा? पेट्रोल के ऊपर, हाई स्पीड डीजल के ऊपर, मोटर स्पिरिट के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर, एविएशन टरबाइन फ्यूल के ऊपर, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। सर आपने तो कहा था कि एक्साइज खत्म हो गया है। हाँ बच्चे, एक्साइज पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन एक दो मैटर्स ऐसे रह गए हैं जिनके ऊपर अभी भी एक्साइज लगती है। उनमें से पहला मैटर जो है वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है, इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है, और जब ये सेल होते हैं तो इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। यानी कि सर ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये आज भी ओल्ड रिजाइम में ही चल रहे हैं, इनको अभी तक न्यू रिजाइम में जगह नहीं दिया गया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स जो स्टेट में मेंशन है, देखिए एग्जाम में ये पूछे नहीं जाने वाले हैं, केवल और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एंट्री नंबर 46 है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स की। एंट्री नंबर 51 है एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स। टैक्सेस ऑन कंजम्पशन और द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
टैक्सेस ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, natural gas, aviation turbine fuel, alcoholic liquor for the human consumption, but not including sale in the course of international trade or commerce of such goods. ठीक है, अब जरा एक बात आप लोग के लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है. देखिए, सभी गुड्स और सर्विसेज, ऑल गुड्स और सर्विसेज जो हैं उन्हें कवर्ड कर लिया गया है अंडर जीएसटी. इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के अंदर कवर कर लिया गया है. लेकिन अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट किस दिन से जीएसटी में कवर होंगे यह डिसाइड नहीं किया गया है. However, date from which petroleum products will be charged is yet to be decided. अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है. क्या बोला मैंने? सर, सभी प्रोडक्ट्स को सभी गुड्स और सर्विसेज को कवर कर लिया है जीएसटी में, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी ले लिया है. ठीक है ना सर? पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सब के ऊपर जीएसटी लगेगी, ये डिसाइड हो गया है. लेकिन सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी किस दिन से लगेगा अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है. मतलब ये आज भी कहां पर कवर हैं सर? ये आज भी कवर्ड है ओल्ड रिजाइम में. ये आज भी कहां कवर है? ओल्ड रिजाइम में. और ओल्ड रिजाइम क्या कहती थी कि सर इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज लगेगी प्लस स्टेट गवर्नमेंट का वैट लगेगा. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. एक्सक्लूडिंग किन्हें जीएसटी में कवर नहीं किया है? साफ शब्दों में बोल दिया है कि भाई तुम जीएसटी में नहीं आओगे, तुम ओल्ड रिजाइम में रहोगे. एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक ड्रग्स, इनको बोला है कि भाई तुम्हारी जीएसटी में एंट्री बैन है, तुम्हें जीएसटी में जगह नहीं मिलेगी. मतलब कि सर ये भी अभी तक ओल्ड रिजाइम में ही बैठे हुए हैं. और ओल्ड रिजाइम, इनका ओल्ड रिजाइम क्या था सर? इनका ओल्ड रिजाइम ये था कि इनके ऊपर स्टेट एक्साइज लगा करती थी और इन्हीं के ऊपर स्टेट वैट लगा करता था. ठीक है, मतलब सर शराब के ऊपर ओपियम क्या होता है सर? अफीम, इंडियन हेम्प, गांजा, नारकोटिक ड्रग्स तो समझते ही हैं आप लोग. इनके ऊपर अभी भी ओल्ड रिजाइम लग रहा है. और पहले क्या होता था सर? शराब वगैरह पे स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो एक्साइज लगाती थी. स्टेट गवर्नमेंट उनकी सेल पे वैट लगाती थी. मतलब जब शराब मैन्युफैक्चर होगी तो उस पे स्टेट एक्साइज लगाएगी और जब शराब बिकेगी तो उस पे स्टेट वैट लगाएगी. ध्यान से समझना मेरी बातों को. अभी आपको पता है जब पेंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, सब कुछ बंद था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने अल्कोहलिक लिकर की सेल को स्टार्ट कर दिया था. हरी झंडी दिखा दी थी कि भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, अपनी शराब की दुकानें, ठेके खोल सकते हो, तुम लोग शराब बेच सकते हो. ऐसा क्यों? क्योंकि सर स्टेट गवर्नमेंट को यहां से अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है एक्साइज का, वैट का. तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेवेन्यू रहे और वो गवर्नमेंट इजीली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके स्टेट के अंदर, इसलिए उन्होंने पेंडेमिक सिचुएशन में भी इनको ओपन कर दिया था. बहरहाल अभी वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर जीएसटी के अंदर आपका अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक ड्रग्स कवर नहीं है. इनकी एंट्री बैन है, ये ओल्ड रिजाइम में ही चल रहे हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगना है, ये डिसाइड हो चुका है, लेकिन किस दिन से लगना है अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है. अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी.
मैंने जैसे बताया कि जीएसटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था, तो हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। कौन सा अमेंडमेंट है? 101st अमेंडमेंट है, और ये 2016 में किया गया। आर्टिकल 246A, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। This article grants power to center and the state government to make laws with respect to GST imposed by the center or such state for the intra-state supply। तो इंट्रा के लिए बोला, इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए बोला कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, वो लोग क्या कर सकते हैं? टैक्सेस लगा सकते हैं। फिर इसने कहा कि सेंटर हैज द एक्सक्लूसिव पावर, सेंटर हैज द एक्सक्लूसिव पावर to make the laws with respect to GST in case of interstate supply of goods or services। तो जो दूसरे स्टेट में माल बिकेगा उसके ऊपर टैक्सेस लगाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। However, in respect of the following goods GST shall apply from the date recommended by the GST Council। और ये आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो GST में तो कवर है, लेकिन अभी तक डेट नहीं बताया कि किस डेट से इनके ऊपर GST लगेगा। GST काउंसिल रिकमेंडेशन जो उस दिन से देगी उस दिन से आपका GST एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 269A लाया गया, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। Article 269A stipulates that GST on the supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India। Government of India मतलब central government। And such tax shall be apportioned between the union and the state in the manner as may be provided by the Parliament by the law on the recommendation of the GST काउंसिल। तो क्या बोला? कह रहा है कि सर जो इंटर स्टेट सप्लाई होंगी, जो इंटर स्टेट सप्लाई होंगी उन पे टैक्स कौन लगाएगा? सर इन पे जो टैक्स लेवी करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब हमारा क्या है? सर हमारा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और टैक्स कौन सा लगेगा? ये भी मैंने आपको बताया था कि जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो IGST लगता है। तो ये लेवीड और कलेक्ट कौन करेगा? सर ये लेवीड और कलेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, ध्यान से। जिसके बाद इस IGST को एपोर्शन कर दिया जाएगा। IGST का कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और कुछ पैसा वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है ना। इस IGST के पैसे को एपोर्शन किया जाएगा और ये एपोर्शनमेंट करना कौन बताएगा? GST काउंसिल रिकमेंड करेगी पार्लियामेंट को कि सर ये एपोर्शनमेंट कैसे करना है। अभी के लिए आप बस दिमाग में इतना रखो कि सर जो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी इसमें से कुछ पैसा वो अपने पास रख लेगी और कुछ पैसा वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, यानी कि इस पैसे को एपोर्शन कर दिया जाएगा। और ये जो एपोर्शनमेंट होगा इसका मैनर कौन बताएगा? इसका मैनर GST काउंसिल रिकमेंड करेगी पार्लियामेंट को और उसी मैनर में इसे हम एपोर्शन कर देंगे, ठीक है सर। इसके बाद इसने कहा कि सर जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं उनको डीम किया जाएगा कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है। अगर आप इंडिया में गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो, सर ये रहा इंडिया और आउटसाइड इंडिया से यहां पर है USA, तो USA से इंडिया में गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं, USA से इंडिया में गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं। इन गुड्स और सर्विसेज पे क्या होगा? सर इन गुड्स और सर्विसेज पे IGST लेवी किया जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर IGST लेवी किया जाएगा। क्यों लेवी किया जाएगा? क्योंकि सर जब ये गुड्स और सर्विसेज इंडिया में आ रहे हैं इसे माना जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। डीम्ड कर रहे हैं इसे इंटरस्टेट सप्लाई, जिसके चलते हम इसके ऊपर IGST लेवी कर रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, ये जो IGST लेवी होगा ये अंडर कस्टम्स एक्ट होगा। कहां पर होगा? सर ये अंडर कस्टम्स एक्ट होगा, मतलब कि कस्टम ड्यूटी के नाम से आपसे IGST लिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी के नाम से आपसे IGST कलेक्ट किया जाएगा जब कभी भी आप सर्विसेज क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, गुड्स इंपोर्ट करेंगे। और ये IGST कौन पे करेगा? सर ये IGST कौन पे करेगा? सर जो इंपोर्टर होगा वो पे करेगा।
पेबल बाय इंपोर्टर। ठीक है, मुद्दे की बात बस इतनी समझो कि गुड्स और सर्विसेज जब इंडिया में आएंगे तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर आईजीएसटी लगा दिया जाएगा। अब क्योंकि ये इंपोर्ट है, इसको हम गवर्न करेंगे अंडर द कस्टम्स एक्ट, मतलब कस्टम ड्यूटी के नाम से आपसे हम आईजीएसटी ले लेंगे और ये पैसा कौन पे करेगा सर? ये पैसा हमारा प्यारा इंपोर्टर पे करेगा। बात समझ में आई? इसके बाद जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में बनाई। किसने बनाई सर? प्रेसिडेंट ने बनाई। इसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं। हर स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है या फिर जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर है वो इस काउंसिल का मेंबर है। तो यूपी गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, महाराष्ट्र का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, मध्य प्रदेश का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, इसी तरीके से बाकी सब स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर स्टेट द्वारा नॉमिनेटेड जो मिनिस्टर्स हैं वो इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर है। साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट से भी कुछ मिनिस्टर्स को इसके अंदर मेंबर बनाया गया है। इस काउंसिल की जो हेड होंगी, जो चेयरपर्सन होंगे, वो होंगे फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन होंगे, यानी कि करंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सीतारमन जी हैं। तो सीतारमन जी जो हैं वो जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन भी हैं। अब इधर क्या होने वाला है काउंसिल के अंदर? सर काउंसिल का काम यह है कि जीएसटी को कैसे लगाना है, कैसे उसको स्मूथली कंप्लाई करवाना है, कौन से रेट पे गुड्स और सर्विसेज को टैक्स कराना है, रिटर्न कौन सी भरनी है, एनुअल रिटर्न कब भरवानी है, लेट फीस कितनी होगी, पेनल्टी कितनी होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किसको एग्जेम्पशन देनी है, किससे टैक्स ज्यादा लेना है, ये सारी बातें कौन डिसाइड करेगा? ये सारी बातें जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा और रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को। बाद में पार्लियामेंट उसी को मेजॉरिटी पे वोटिंग कराने के बाद जीएसटी एक्ट में इंप्लीमेंट करवा देगा। द फंक्शन of the council is to make recommendation to the union and the state on the important issues, जैसे कि टैक्स रेट क्या होगा, एग्जेम्पशन क्या होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होंगे वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जीएसटी कैसे लगना है, कैसे उसको कंप्लाई करवाना है, कैसे वो वर्क करेगा, ये सारी चीजें काउंसिल रिकमेंड करता है टाइम टू टाइम। किसको? पार्लियामेंट को और स्टेट को। ये भी बताएगा, इट शैल ऑल्सो रिकमेंड द डेट ऑन विच द जीएसटी शैल बी लेविड ऑन द पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, प्योर थ्योरेटिकल है, जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, मोटी मोटी चीज मैंने आपको बता दी। अब सर जीएसटी आने से कौन कौन से टैक्सेस एबॉलिश हो गए? कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस एबॉलिश हुए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स एबॉलिश हुए। इसको हम नाम देते हैं सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड मतलब डूब गए। सर ये सभी टैक्सेस जीएसटी के अंदर कवर हो गए। कौन कौन से थे? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हटा दी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हटा दी, सर्विस टैक्स हटा दिया, एक्साइज ड्यूटी हटा दी मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन पे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी हटा दी, सीएसटी हटा दिया। सेंट्रल ने अपने सरचार्जेस और सेस हटा दिए जो गुड्स के सप्लाई पे, सर्विसेज के सप्लाई पे लगा करते थे। तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 टैक्सेस अपने खत्म कर दिए, एबॉलिश कर दिए। सेंट्रल एक्साइज उसने एबॉलिश कर दिया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी उसने एबॉलिश कर दिया, सर्विस टैक्स उसने एबॉलिश कर दिया, एक्साइज ड्यूटी जो मेडिकल प्रोडक्ट्स पे लगती थी उसे उसने एबॉलिश कर दिया। इसके बाद जो गुड्स के सप्लाई पे, सर्विसेज के सप्लाई पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे सरचार्ज और सेस कलेक्ट किया करती थी, उसने उसे भी बुक से बिल्कुल हटा दिया। इसके बाद स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो गए? सर 7 टोटल टैक्सेस सब्स्यूम हुए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के सरचार्ज और सेस जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगा करते थे वो हट गए। एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया, लॉटरी पे, बेटिंग पे, गैम्बलिंग पे जो टैक्स लगा करता था स्टेट गवर्नमेंट का वो हट गया, उसकी जगह जीएसटी ने ले ली है। एंट्री टैक्स हट गया, जब दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में गुड्स आते थे तो हमें एंट्री टैक्स देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए दिल्ली से गुड्स यूपी में आ रहे हैं, तो जब दिल्ली से गुड्स यूपी में एंटर करेंगे तो उसे एंट्री टैक्स देना पड़ता था, जिसको आप ऑक्ट्रॉय के नाम से जानते थे। तो ये ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स हटा दिया गया, वैट और सेल टैक्स हटा दिया गया, लग्जरी टैक्स हटा दिया गया, एडवर्टीजमेंट टैक्स हटा दिया गया। जो टैक्सेस हटे हैं इनकी जगह ले ली है किसने? जीएसटी ने। ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, यू हैव टू लर्न दिस। ये जो हमने पढ़ा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, अगर आप इसका एग्जाम का वेटेज समझोगे तो एग्जाम में इसका वेटेज जो है वो 2 से 4 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है,
तो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये बिल्डअप कर देगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप वो डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, साथ के साथ मैंने इसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि इस चैप्टर से पहले कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको इसी में मिल जाएंगे, मेरे शीट में आंसर्स मिल जाएंगे, कुछ के आंसर शीट में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको हो सकता है मॉड्यूल रेफर करना पड़े, तो एक बार मॉड्यूल भी रेफर कर लीजिएगा। आपका सारा कॉन्सेप्ट 99% हमने कवर कर लिया है, 1% की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, उसके लिए आप हो सकता है तो एक बार चाहे तो मॉड्यूल रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में सप्लाई के साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।